हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आईसीआई ने नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल कर दिए हैं, यानी बता दिए हैं कि क्या कुछ नई चीजें, क्या कुछ नए अमेंडमेंट्स जो है हमारे कोर्स पर इन एग्जाम्स में लगने वाले हैं। तो बढ़िया चीज ये है कि ज्यादा कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, बहुत ही कम अमेंडमेंट है, लेस अमेंडमेंट है, जिनको बहुत इजीली आप यहां पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, उन सारे अमेंडमेंट्स को मैंने यहां पे समअप कर दिया है और हम लोग आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि वो क्या क्या अमेंडमेंट्स है और आप लोगों को अपने नोट्स में या जिस भी स्टडी मेट से आप पढ़ रहे होंगे वहां पे आप लोगों को क्या क्या चेंजेस कर लेने चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल बगैर वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बच्चे लोगों इसको। तो देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट जो आप लोगों के इस बार के एग्जाम्स में आया है वो है सेक्शन नंबर 16 में। जी हाँ, पहला जो चेंज आपका है वो सेक्शन नंबर 16 में है। सेक्शन नंबर 16 आपको कहां मिलेगा? जो लोग स्टडी मेट से पढ़ रहे होंगे तो आपको इनकॉर्पोरेशन वाले टॉपिक के अंदर ये मिलने वाला है और मेरी बुक पे मैंने इसको कवर किया है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें एक अमेंडमेंट जो हम लोग ऑलरेडी अपनी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं कि जहां ट्रेडमार्क के लिए जब सिमिलर ट्रेडमार्क होता है तो वहां पे जो हमारा टाइमिंग पहले 6 मंथ्स का था वो चेंज होकर के अभी 3 मंथ्स का हो गया। तो वो सारा जो चेंज है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो नया जो चेंज है उस पर मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि उसी सेक्शन में एक पेनल्टी प्रोविजन हमको दे रखा है। जो पेनल्टी प्रोविजन कुछ इस तरह से था कि अगर कहीं पर भी आरडी या सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को नहीं माना गया तो उस केस में पुराने प्रोविजन के अंदर बच्चे लोगों यहां पे कंपनी के अगेंस्ट में 1000 रुपीज का पेनल्टी था एवरी डे का, और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट था उसके अगेंस्ट में 5000 से लगा के 1 लाख तक का पेनल्टी था। और जिसकी जगह पे नया प्रोविजन इंसर्ट हो गया है जो क्या कहता है समझिएगा, इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय द आरडी। अभी एक्चुअल में सब जगह पे आप अगर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिखेगा, लेकिन पावर चूंकि सीजी ने आरडी को डेलीगेट कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं बराबर से, तो इस वजह से अगर आप आरडी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। तो इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय आरडी या सेंट्रल गवर्नमेंट, द आरडी और सीजी shall allot a new name to the company। अब समझिएगा, अब ये हो गया कि भाई अगर उन्होंने, आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, आपको कहा गया था नाम चेंज करने को और आपने उस पर्टिकुलर टाइमिंग में नहीं किया, तो यहां से इनकी तरफ से एक नया नाम अलॉट होगा इन सच ए मैटर as may be prescribed and the registrar shall enter the new name in the register of company in place of the old name। और उस नए नाम का एप्लीकेबिलिटी ऐसे होगा बच्चे लोगों की जो आरओसी है वो कंपनी के उस पुराने डिस्प्यूटेड नाम की जगह पे नया नाम जो है वो इंसर्ट कर देगा और उस नए नाम से ही नया सर्टिफिकेट भी यहां पे इश्यू हो जाएगा बराबर से। यानी कंपनी ने चेंज नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरडी जो है उस नाम को चेंज करने वाले और नए नाम से नया सर्टिफिकेट जो आने वाला है, ये प्रोविजन यहां पे कुछ चेंज हुआ जो अपने को ध्यान में रखना है बराबर। अच्छा, बढ़िया चीज ये बोलिए, इसके साथ एक प्रोविजन लगाया, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13। मतलब सेक्शन 13 बच्चों जहां पे मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन की हम लोग बात करते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कल को आरडी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नाम दिया, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग उस नाम में चेंजेस नहीं कर सकती है। तो फ्यूचर में अगर कंपनी को लगता है कि नहीं भाई ये नाम उससे उन्होंने दे दिया था, ओके चलो ठीक है, तो अभी हमको नाम चेंज करना है, तो आप सेक्शन 13 के प्रोविजंस को लगा करके नाम चेंज कर सकते हो। लेकिन आप सब जानते हो जब आप नाम चेंज करोगे तो आपको वही प्रोविजंस जो भी है नेम से रिलेटेड, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है जो सेक्शन 4 के अंदर भी देके रखे हुए हैं मेमोरेंडम के अंदर, वो सारे साथ में फॉलो करने पड़ेंगे। तो छोटा सा हमारा सेक्शन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस सेक्शन का समरी क्या कहता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या आरडी का ऑर्डर था नाम चेंज करने का, आपने नाम चेंज नहीं किया तो वो खुद ही कंपनी का नया नाम रख देंगे और रजिस्ट्रार उसके बेस पर नया सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी फ्यूचर में नाम चेंज नहीं कर सकती है। बिल्कुल जैसा नॉर्मल प्रोसीजर सेक्शन 13 का है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने नाम को चेंज कर पाएगी। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए बराबर। क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई टेंशन नहीं। दूसरा चेंज, दूसरा अमेंडमेंट आया बच्चों सीधा जाकर के रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाले चैप्टर में, और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में एक प्रोविजन जो पहले से था, हम यहां पे उस पॉइंट को भी पढ़ रहे हैं, वो है वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है। क्या चेंज हुआ है वो आपको मैं यहां से भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक छोटा सा टॉपिक आता था भाई वेरिफिकेशन कैसे होता है। जब भी चार्ज आपने रजिस्टर्ड कराया तो रजिस्टर्ड करवाने के टाइम पे प्रोविजन आप लोगों ने सेक्शन नंबर 17 के अंदर पढ़ रखे हैं, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट जाएगा, देखो, अ कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्रिएटिंग वेदर मॉडिफाइंग एनी चार्ज एंड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार।
मतलब जो भी चार्ज का आप क्रिएशन या मॉडिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी के पास भेजेंगे, जो अपने को 30 डेज में भेजना होता है बराबर, उसका पहले वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अब ये वेरिफिकेशन करेगा कौन? उसके लिए बच्चे लोगों को समझना क्या प्रोविजन है, वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोली टू द प्रॉपर्टी, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट या डीड बन रहा है चार्ज के लिए, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कहां पे सिचुएटेड है, क्लियर बोल दिया, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है। एंड द कंपनी शैल बी वेरीफाइड, बहुत क्लियर बोल दिया, कंपनी उसको वेरीफाई कराएगी। अब सवाल ये कि भाई कंपनी उसको वेरीफाई कहां से कराए, किससे कराए? तो इनमें से किसी से वेरीफाई होगा। नंबर 1 बच्चे लोगों, अंडर द सील ऑफ द कंपनी। पहला ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप वहां पे कंपनी का सील लगा दीजिए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस डीड के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो वो वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक तरह से इनकी तरफ से ऑथेंटिकेशन हो गया। सेकंड नंबर, अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर बराबर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। बच्चों समझना किसकी बात हो रही है। सबसे पहला, कंपनी अगर है तो बट ऑब्वियस कंपनी के पास सील अगर है, अपन जानते हैं आजकल सील कंपलसरी नहीं है, तो अगर सील है तो आप कंपनी का सील लगा के भी उसको ऑथोराइज कर सकते हो। बाई चांस सील नहीं है या सील है तब भी आप अगर ये सेकंड फॉर्मूला यूज करना चाहें तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी और ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, बच्चों कंपनी नहीं, चार्ज अगेंस्ट में जिसके पास में कंपनी ने अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया उसकी बात हो रही है, या फिर अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और द चार्ज। अब यहां पे जो बात हो गया, ये उस बंदे की बात हो रही है जो खुद एक तरह से चार्ज होल्डर हो सकता है। अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी, मतलब जो ऐसा जो कंपनी नहीं है बराबर, और साथ में लिखा है हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज, यानी कि जो उस चार्ज या मॉर्गेज के अंदर इंटरेस्टेड पर्सन रहेगा बराबर। अब इसमें हमारा चार्ज होल्डर जो है वो बट ऑब्वियस है उस मॉर्गेज और चार्ज में, तो उसी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, तो वो यहाँ पे उसको क्या कर सकता है, उसके साइन अगर है तो वो भी हमको चलने वाले हैं, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। तो कितना बढ़िया चीज हो गया, या तो कंपनी कर दे या चार्ज होल्डर कर दे, या कंपनी की तरफ से कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी कर दे और उधर चार्ज होल्डर की तरफ से उसका ऑफिसर कर दे, ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। क्लियर एकदम से, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है बच्चे लोगों, वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। समझना, वेदर होली और पार्टली। पहले वाला जो प्रोविजन था वो प्योरली था ऐसी एसेट है जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, लेकिन ये वाला प्रोविजन ऐसी एसेट के लिए बात कर रहा है जो इंडिया में सिचुएटेड है, वेदर होली या वेदर पार्टली। द कंपनी शैल बी वेरीफाइड बाय द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट issued under the hand of any director or CS of the company or authorized officer of the charge holder। थोड़ा चेंज हो गया, यानी अगर प्रॉपर्टी इंडिया में ही सिचुएटेड है तो ऊपर वाले प्रोविजन से एक तो हमने कंपनी का सील हटा दिया, और तीसरा वाला जो हमारा पॉइंट था जो ऐसा इंटरेस्टेड पर्सन वाला प्रोविजन था वो भी यहां से हट गया। मतलब या तो साइन करके उसको वेरीफाई करने का काम डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी करने वाला है, या फिर चार्ज होल्डर का जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा वो इसको साइन करने वाला है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। बहुत क्लियर है। अच्छा, इसी चीज को इन्होंने यहां रिपीट लगाया, दस इन केस द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोली टू अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आपके पास में एक एडिशनल वेरिफिकेशन का चांस मिल जाता है बाय सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज, जो अपना सी पॉइंट था। तो इंडिया के बाहर अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो आप एक एडिशनल, आपको एक ऑप्शन उन्होंने और दे दिया कि ऐसा पर्सन जो मॉर्गेज या चार्ज में इंटरेस्टेड पर्सन है बराबर, उसका भी आप यहां पे उससे भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह का वेरिफिकेशन उस एसेट के लिए अवेलेबल नहीं है जो इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड है। ये इन्होंने बोला दिस टाइप ऑफ वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल when the instrument or deed relate to the property situated in India whether wholly or partly, अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए बराबर। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो इन्होंने यहाँ सबसे पहले समझाया बच्चे लोगों वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। जब आरओसी को आप कॉपी भेजोगे 30 डेज के अंदर तो उससे पहले उसका वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। तो इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है तो क्या प्रोविजन है, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो कौन उसको वेरीफाई करने वाला है, इससे रिलेटेड ये प्रोविजन यहाँ पे दिया। अब मेन प्रोविजन बच्चे लोगों जो चेंज वाला है वो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है नॉन एप्लीकेबिलिटी का। आपको ध्यान हो तो सेक्शन 77 के साथ में हम एक लाइन को पढ़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनीज को प्रेस्क्राइब कर सकता है जिनके ऊपर इस सेक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहां कर दिया, देखिए, शैल नॉट अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी। बच्चों समझ लेना, ये जो एग्जम्पशन दिया है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनीज को है, बैंकिंग कंपनीज को है, सारी कंपनीज को नहीं है।
तो सर बैंकिंग कंपनियां तो लोन देती है सर, यहां तो लोन लेगी, ऐसे कैसे होगा? समझ जाइएगा, जरूरी नहीं है कि जहां बैंकिंग कंपनी वर्ड आ रहा है तो वहां बैंकिंग कंपनी हमेशा लोन देती ही हो सकता है बैंकिंग कंपनी ने किसी से लोन लिया है और अपना प्रॉपर्टी कहीं पर मॉर्गेज किया है, मे बी। देखो, shall not apply to any charge required to be created or modified by a banking company, बच्चे लोगों इन द फेवर ऑफ बैंकिंग कंपनी नहीं बोला है, बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77, और आगे की लाइन से आपको सब समझ आएगा, इन फेवर ऑफ द आरबीआई। बात समझ में आया आप लोगों को? यानी आरबीआई से कोई लोन या एडवांस बैंक को मिला है और बदले में बैंक ने अपना एसेट उनके पास मॉर्गेज किया, तो ये चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाने का जरूरत नहीं है, उस पर 77 के प्रोविजंस हमारे नहीं लग रहे। तो फेवर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया when any loan or advance has been made to it under section 17(4)(d) of the Reserve Bank of India Act 1934, नया अमेंडमेंट ये, अगर अच्छा उसमें भी सारे लोन के लिए नहीं, ऐसा लोन जो इस सेक्शन में दिया है 17(4)(d), अब इस सेक्शन की डिटेल में आपको मैं नहीं लेके चल रहा हूं बिकॉज इतना डिटेल क्वेश्चन आप लोगों के कोर्स में है नहीं, आरबीआई ऑफ इंडिया आपके कोर्स में है नहीं, तो सारा डिटेल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन इस सेक्शन के अंदर अगर आपने आरबीआई से लोन लिया और बदले में प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है, तो ये जो भी सेक्शन के प्रोविजन ऊपर वाला भी जो अपन ने पढ़ा और बाकी जो प्रोविजंस हैं वो लगने वाले नहीं है, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर है, क्लियर एकदम से, बात समझ में आया आप लोग को? तो ये एक चेंज हमारा सेक्शन नंबर 77 में, प्रैक्टिकली तो यही वाला चेंज है, ये पॉइंट ऑलरेडी अपने पास में था वेरिफिकेशन वाला, ये एक नया पॉइंट आपके पास नॉन एप्लीकेबिलिटी का है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे लेके चलता हूं बच्चों। अगला जो चेंज है वो है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो आपका चैप्टर है, खास करके जो अपने नोट्स में अपने फर्स्ट वाले पार्ट में कवर किया है और स्टडी मैट से आप देखेंगे तो कंटिन्यू सेक्शन नंबर 88 से लगा करके 122 तक जाने वाला है। उसमें एक सेक्शन हमारा आता है 94, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड रिटर्न, उसका सबसेक्शन 3 बच्चे लोगों, देखो उसमें क्या बोला हुआ है। सबसेक्शन 3 में कोई भी चेंज नहीं है, नया कुछ आया वो आपको बता रहा हूं। Any such member, डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल ओनर में, अब प्रोविजन बहुत क्लियर था कि ये लोग जो भी हैं वो किसी भी रजिस्टर जो भी है, इंडेक्स है, रिटर्न है, इनका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, इनका कॉपी ले सकते हैं, सिंपल सा अपना प्रोविजन था। और उसके अलावा ये कॉपियां इनको 7 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये भी आप लोगों ने प्रोविजन पढ़ा था। वहां पे बच्चे लोगों को एक प्रोविजो था, नोट्स में बुक में जहां से आप पढ़ रहे हैं चेक करिएगा, प्रोवाइडेड दैट सच पर्टिकुलर, सबसेक्शन 3 के साथ में है ये, सच पर्टिकुलर ऑफ द रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब उन रजिस्टर या इंडेक्स का वो पार्ट जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा, कौन करेगा? देखिए कर दिया है प्रेस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 2 और 3 एज वेल एज और फॉर टेकिंग एक्सट्रैक्ट और कॉपी अंडर दिस सबसेक्शन। मतलब बहुत क्लियर हो गया, ये सबसेक्शन मतलब 3 और इससे पहले वाला मतलब सबसेक्शन 2, जहां इंस्पेक्शन की बात होती है। तो इन्होंने क्लियर बोला कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ इंफॉर्मेशन को प्रेस्क्राइब कर दे कि भैया आप इंस्पेक्शन करो, चाहे एक्सट्रैक्ट लो या कॉपी लो, ये इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले नहीं है। तो आज तक अपन क्या पढ़ रहे थे कि जो इंफॉर्मेशन सीजी प्रेस्क्राइब करेगा, अब बच्चे लोगों इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया। देखो न्यू इंसर्टेड प्रोविजन आया है, तो आपको इसी प्रोविजन के साथ अब इसको पढ़ लेना है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मतलब ये जो मैं आगे आपको इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं जो रजिस्टर ऑफ इंडेक्स है, रिटर्न की होगी, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी shall not be made available for any inspection under subsection 94 and 2 and 3 means ये जो 4 इंफॉर्मेशन है ये न तो आपको दी जाएगी, न एक्सट्रैक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, न इसकी आप कॉपी ले सकते हैं। और उसमें बहुत क्लियर है बच्चे लोगों, एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस नंबर 1, कंपनी के किसी भी मेंबर का एड्रेस आप इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, ना आपको उसको कॉपी में एक्सट्रैक्ट में दिया जाएगा। और अगर हमारी कंपनी कोई मेंबर है, मतलब अगर हमारी मेंबर कोई कंपनी है, तो उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी हम नहीं देंगे। सपोज करो आप एक्स लिमिटेड के मेंबर हैं और एक्स लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स आपने इंस्पेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन लगा दिया, कंपनी को अप्लाई कर दिया है, तो कंपनी आपको सारी इंफॉर्मेशन देगी लेकिन अपने मेंबर्स के एड्रेसेस नहीं देगी। अच्छा, हमारी इस कंपनी में एक और कंपनी मेंबर है वाई लिमिटेड, तो उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी हम आपको देने वाले नहीं है। सेकंड नंबर, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड नहीं होगा। तीसरा नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उनका है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा। और चौथा, उस मेंबर का पेन नंबर भी आपको प्रोवाइड नहीं होगा। तो कल को आपने कहा कि भाई आपने मेंबर्स के रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं, उसका सारा डिटेल हमको दो, तो हम दे देंगे ना आपको, उनके पास शेयर्स कितने हैं, कब मेंबर बने, कब हुआ, वो सब देंगे। लेकिन उस मेंबर का एड्रेस नहीं बताएंगे आपको,
सेकेंड नंबर उसका ईमेल आईडी आपको नहीं देंगे, तीसरा नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देंगे, और चौथा नंबर उसका पेन नंबर भी हम देने वाले नहीं है। ये कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, ना तो इंस्पेक्शन के अंदर देगी, ना कॉपी में देगी, ना एक्सट्रैक्ट लेते वक्त देगी। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है बच्चों, एज मे बी प्रेस्क्राइब का प्रोविजन उन्होंने एक्सपांड कर दिया है। ये आप लोगों को सेक्शन नंबर 94 में ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। चलो अब बच्चे लोगों छोटा सा एक चेंज आया, इतना बड़ा आप देख के घबराना मत, इतना बड़ा चेंज है नहीं, चेंज बहुत छोटा सा है। सेक्शन 125 है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाले चैप्टर में, जहां इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में कुछ अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं, है ना, और उस क्रेडिट की बहुत लंबी चौड़ी आपको लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट में सम अदर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब भी दे रखा है ना, आप लिस्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और उसी में बच्चे लोगों बहुत सारे पॉइंट आपको यहां तक दे रखे हैं, और इनके बीच में एक नया पॉइंट इंसर्ट हुआ है। ये सब अमेंडेड नहीं हुए हैं, ये सब आपका पुराना प्रोविजन ही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो बोल्ड लेटर्स के अंदर, ये बीच में इंसर्ट हो गया है। मतलब एफ वाले पॉइंट के बाद में एक एफ ए नया प्रोविजन आपके सामने जुड़ा है। अच्छा, ये भी कोई नया प्रोविजन नहीं था। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो जो चीजें आकर के क्रेडिट होती है उनमें ये भी आएगा, ऑल शेयर हेल्ड बाय द अथॉरिटी in accordance with the provisions of section 90 subsection 9 of the act, और उससे रिलेटेड all the resultant benefit arising out of such share without any restriction। अब आप लोग सब जानते हो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में बहुत सारे अलग अलग जगह से चीजें आकर के ट्रांसफर होती हैं। तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 के अंदर जो भी शेयर्स हेल्ड किए गए हैं वो भी इस फंड में आकर के ट्रांसफर होंगे, और उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स होंगे वो भी आएंगे। अब हमारे दिमाग में आया, सर ये सेक्शन नंबर 90 फिर कौन सा है? बच्चे लोगों, बेनिफिशियल ओनर का हमारा सेक्शन है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए सेक्शन नंबर 90 में आपको यहां से दिखा रहा हूं, देखिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए सेक्शन नंबर 90, आप जिधर से भी पढ़ रहे होंगे, वेदर मेरा बुक है, चाहे स्टडी मैट है, चाहे और किसी भी फैकल्टी का बुक है, तो आप सबको सेक्शन नंबर 90 वहां पे नजर आ जाएगा, है ना। और सेक्शन 90 क्या कहता है इसको समझना। सेक्शन 90 में रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, और मैं आपको लेके चलता हूं सीधा इसके सबसेक्शन 9 के अंदर। ये देखो सबसेक्शन 9 अपना ये वाला पॉइंट था बच्चों, देखो क्या था, क्रॉस चेक कर सकते हो। द कंपनी और पर्सन एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एग्रीव फील कर रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, तो आप एप्लीकेशन वहां पे लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलैक्सेशन ऑन द रेस्ट्रिक्शन। अगर ये सेक्शन आपको याद हो तो अगर इस तरह का डिक्लेरेशन जो यहां होना चाहिए था वो नहीं किया, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उन शेयर्स पर सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। मतलब जो शेयर यहां पे आपने बेनिफिशियली होल्ड करके रखे हैं, अगर आपने प्रॉपर इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि भाई इसके डिविडेंड वगैरह बेनिफिट्स हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। अब आपको अगर वो रेस्ट्रिक्शन हटाने हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। और हमारे काम की चीज बच्चों यहां लिखी है, प्रोवाइडेड दैट if no such application has been filed within a period of 1 year from the date of order, 1 साल के अंदर अगर आपने रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए अप्लाई नहीं किया तो सच शेयर, देखना बच्चों, shall be transfer without any restriction, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां पे? ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 125(5) इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो क्रॉस चेक हो गया। तो ये पॉइंट पहले यहां आ रखा था, लेकिन वहां तो ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं। तो हमारे सामने कंफ्यूजन क्या था कि यार ये सेक्शन तो कह रहा है कि वहां ट्रांसफर कर दो, लेकिन वो सेक्शन तो कह ही नहीं रहा है कि सेक्शन 90 से भी हमारे पास कुछ आएगा। तो इन्होंने अब क्रॉस पे मैटर सेट कर दिया। सेक्शन 90 का सेक्शन नंबर 90 का सबसेक्शन 9 ये बोलता है कि अगर 1 साल तक ये रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया तो ये शेयर्स जाकर के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स वगैरह होंगे फिर वो भी वहीं जाने वाले हैं। और यही चीज को यहाँ पे नया प्रोविजन डाल करके वापस से क्रॉस में सेट कर दिया बच्चों। जगह यहाँ पे दी गई है, इसको भाई एफ के बाद में एफ ए नया एक इंसर्ट कर दिया गया, और इसमें वही चीज लिख दी गई कि जो भी शेयर 90 सबसेक्शन 9 के अंदर इन्होंने लिए वो सब यहाँ आ जाएंगे, और उससे जुड़े हुए जो भी बेनिफिट्स रहेंगे, डिविडेंड वगैरह जो भी कुछ है, कल को बोनस शेयर्स वगैरह मिलेंगे, वो भी इसी फंड में आकर के ऐड होते जाएंगे। अपने को ध्यान में रखना है। तो बस ये एक चेंज हुआ है बच्चों, सेक्शन 125 में नया पॉइंट इंसर्ट हुआ है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अकाउंट्स ऑफ कंपनी में चलते हैं। कोई बड़ा चेंज नहीं है बच्चे लोगों, इसमें बहुत छोटा सा चेंज है। सबसे पहले सेक्शन नंबर, अगर मेरी बुक की बात करूं तो मैंने इस टॉपिक को लिया है 128 के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। स्टडी मैट में भी आप देखिएगा इसको बराबर।
और वहां पे सिंपल क्या चेंज हुआ है बच्चों, इन्होंने एक नया जो एक पैटर्न बताया था कि भी फाइनेंशियल ईयर जो ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022 होगा, तो हर कंपनी को एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जो ऑडिट ट्रेल भी रखेगा और सारी फेयर रिकॉर्डिंग करेगा, और ये सारा एक प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब चेंज क्या कर दिया, बस ये डेट में चेंज कर दिया बच्चों, जो ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे अप्रैल 2022 था उसकी जगह पे इसको एक्सटेंड करके फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023 कर दिया गया कि यहां से आप पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, मतलब टाइम बढ़ा दिया गया। क्योंकि अभी तक भी आपने सॉफ्टवेयर नहीं लिया तो कोई बात नहीं भाई, हमने आपका टाइमिंग रेस कर दिया, अब आप अगले साल तक यानी 1 अप्रैल, तो एमसीक्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया पॉइंट हो सकता है, बच्चे लोगों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आप लोगों को मिल जाएगा सेक्शन नंबर 128 के अंदर, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी है, स्टडीमेट में भी आपको मिल जाएगा। तो एक डेट आपको दे रखी है नए सॉफ्टवेयर के एप्लीकेबिलिटी की, जो हर कंपनी को करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या था, 1 अप्रैल 2022 था, उसकी जगह के ऊपर 23 कर दिया। बस इतना सा चेंज इस सेक्शन के अंदर है और कोई भी चेंज नहीं है। अब बच्चों सीएसआर पे बात करें, सीएसआर में बस कोविड वाले नए नोटिफिकेशंस, नए सर्कुलर्स आ गए हैं, बाकी इसमें भी किसी तरह का कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो आखिरी सेक्शन में आपको चेंज में बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल देखिएगा। नया सर्कुलर इन कंटिन्यूएशन टू दिस, मिनिस्ट्री ने कई सारे मतलब जो पुराना सर्कुलर था उसके कंटिन्यूएशन में निकाला है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं बच्चे लोगों। ये देखो, आपको सबको पता था कि भाई सीएसआर फंड जो कोविड के ऊपर खर्च होंगे वो सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर काउंट होंगे। इट इज फर्दर क्लियरिफाइड दैट, यहां से हमारा काम चालू होता है बच्चों, स्पेंडिंग सीएसआर फंड फॉर क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड केयर, अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट अगर आपने लगाए हैं, ठीक है, या तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई कर रहे हैं जो भी अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या वेंटिलेटर्स हैं या सिलेंडर है या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट जो कोविड-19 के यूज में आते हैं इसको क्योर करने के, ये इससे सिमिलर एक्टिविटीज हैं, तो वो भी कोविड के अंदर मानी जाएंगी, मतलब वो भी सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर मानी जाएंगी और परमिसिबल रहेंगी। और ये कहां कवर होंगी, हमेशा की तरह बच्चे लोगों, जो अपना शेड्यूल 7 है बराबर, शेड्यूल 7 के 9 और 12 के अंदर ये चीजें हमारी कवर रहने वाली है। तो हमने कहा सर ये 9 और 12 हमारा कौन सा था, बच्चे लोगों को याद करो, सॉरी 1 एंड 12 के अंदर कवर रहने वाला है, 9 एंड 12 1 एंड 12 में कवर रहने वाला है। 1 वाला अपना जो था सैनिटेशन और हेल्थ केयर वगैरह वाला था बराबर, ये रहा, और 12 वाला जो हमारा था वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पॉइंट था, तो इसके अंदर ये कवर रहने वाले हैं। जनरली अपन ने जितनी भी कोविड के ऊपर चीजें पढ़ी वो 1 और नॉर्मली 12 के अंदर जो लास्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वाला अपना पॉइंट है उसी के अंदर इसको कवर किया गया है, तो ये अपने को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड में इन्होंने बोला कि भी रेफरेंस ऑल्सो ड्रॉन टू आइटम नंबर, जो हमारा एक इन्होंने आइटम नंबर 9 में भी डाला है, शेड्यूल जो अपना 7 है उसके 9 में भी, इसमें क्या डाला इन्होंने, परमिट कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाई रिसर्च। आप लोगों को पता हो तो 9 में अपन ने पढ़ा था कि वो बहुत सारे रिसर्च के जो हमारे वर्क थे, जहां जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज थी या जो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, तो वो भी इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एज एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी, इसको भी मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वहां एक पूरी लिस्ट आपको दे रखी थी डीआरडीओ वगैरह की जो पूरी, और जो कोविड के क्योर के लिए रिसर्च के अंदर या साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग किसी में भी लगी है, और वहां भी अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो भी सीएसआर एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। ये भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया। अच्छा, ये काम आप कैसे कर सकते हैं, ये ऊपर वाले जो काम मैंने दोनों बोले, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई ऑलरेडी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, मे अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्राम कंपनी, अच्छा कंपनी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी भी, ठीक है, मे अंडरटेक, या तो खुद ही ऐसे प्रोजेक्ट्स चालू कर दें या डायरेक्टली बाय देमसेल्फ और इन कोलैबोरेशन या शेयर रिस्पांसिबिलिटी विद अदर कंपनीज। अपना पुराना पॉइंट है बच्चे लोगों कि इस तरह की एक्टिविटीज कंपनी चाहे तो खुद ही चालू कर दे डायरेक्टली बाय देमसेल्फ, या दूसरी ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर भी ये जो इस तरह के काम कर रही हैं उनके साथ मिल के भी इन कोलैबोरेशन एज शेयर रिस्पांसिबिलिटी विद अदर कंपनीज, वो भी आप कर सकते हैं, दोनों चीजें अलाउ रहेंगी। तो इन सबको भी, तो नया प्रोविजन क्या आ गया कि भाई अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का या वेंटिलेटर्स का या ये जनरेशन स्टोरेज प्लांट का, तो वो भी हम कोविड के अंदर काउंट करेंगे, और कोविड का है तो बट ऑब्वियसली सीएसआर में भी काउंट करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर इन्होंने क्या बोल दिया कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप अगर कोविड से रिलेटेड रिसर्च चल रही है और आप वहां भी पैसा देते हैं तो हम उसको सीएसआर एक्टिविटीज में काउंट करेंगे। अब ये जो ऊपर वाले काम है आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, वो सीएसआर में काउंट रहेगा, आपने को ध्यान में रखना है, खत्म। ठीक है, एक और चीज बोली बच्चों छोटी सी इन्होंने, स्पेंडिंग सीएसआर फंड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन पे पैसा खर्च कर रहे हो,
लेकिन अदर देन एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज, अपने ही एम्प्लॉइज, अब तुम्हारे तो 2 लाख एम्प्लॉइज हैं, उन सबको कोविड का इंजेक्शन आपने लगा दिया, वैक्सीन लगा दिया क्योर करने के लिए, और आपने कह दिया भाई देखो हमने इतना पैसा सीएसआर पे खर्च कर दिया तो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को फ्री वैक्सीनेशन फैसिलिटी दी, मतलब भाई आप वैक्सीन लगवा लो लेकिन पैसा हमसे रिएम्बर्स करवा लो, लेकिन वो आपका सीएसआर के अंदर काउंट नहीं होगा, अपने एम्प्लॉइज और उनकी फैमिलीज का। हाँ, उसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपने जो भी खर्च किया वो कवर रहेगा। आइटम नंबर 1 शेड्यूल 7 बच्चों अपना वही हेल्थ केयर वाला जो है उसके अंदर हम इसको कवर मानेंगे, और साथ में आइटम नंबर 12 तो सब जगह ही है, दोनों साथ ही चल रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी इसको कवर माना जाएगा, और कुल मिला के सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट होगा। इतनी सारी जो अपन ने पढ़ी थी उसमें और इसको ऐड कर देना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। खत्म। आखिरी पॉइंट बच्चे लोगों, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक चेंज हुआ है, बस ये देखिए अमेंडमेंट्स यहां आकर के आपके खत्म हो रहे हैं। क्या चेंज हुआ? सीएसआर की रिपोर्टिंग के कुछ फॉर्म्स और ऐड कर दिए हैं। एवरी कंपनी कवर्ड अंडर द सेक्शन 135(1), मतलब जिन पर सीएसआर एप्लीकेबल है, शैल फर्निश अ रिपोर्ट ऑन सीएसआर इन, अब बच्चे लोगों रजिस्ट्रार को जो आप दोगे वो सीएसआर 2 के अंदर भी देनी है। मतलब जो आप AOC 4 फाइल कर रहे थे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला, वो बिल्कुल करिए, हमको कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। आप AOC 4 XBRL फॉर्म दे रहे थे वो भी चलेगा। अगर NBFC आपकी थी तो आप AOC 4 NBFC दे रहे थे वो तो दो ही दो, लेकिन उसके अलावा क्या करना है बच्चे लोगों, आपको CSR 2 भी देना पड़ेगा फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 और ऑनवर्ड्स। मतलब ये एप्लीकेबल कब से किया है? प्रीवियस ईयर, जैसे टैक्स में चलता है ना, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, तो बट ऑब्वियसली 21-22 में आप दोगे 20-21 का, तो 20-21 के लिए 2021 के लिए आपको CSR 2 जो है वो भी, मतलब बाकी फॉर्म्स तो करने हैं लेकिन ये फॉर्म अलग से CSR के बारे में होगा जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ROC को अपने को ध्यान में रखना, ये इन्होंने एक चेंज किया है। अच्छा, एक चेंज इसके अंदर और हुआ छोटा सा, प्रोवाइडेड दैट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 फ्रॉम CSR shall be filed separately। जैसे मैंने कहा ना कि बाकी फॉर्म तो आप AOC 4 XBRL और वो दे ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा एडिशनली आपको ये देना पड़ेगा, और इसकी लास्ट डेट रहेगी बच्चे लोगों। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट पहले जो डिसाइडेड थी वो थी 31 मार्च 2022। समझ रहे हैं आप कि 20-21 का देना है, तो मैंने आपको कहा था 21-22 के अंदर आपको देना पड़ेगा, तो 31 मार्च 22 तक आपको ये सबमिट करना था। ये पुराना डेट था, अब ये मार्च जो है इसको चेंज करके इन्होंने मई कर दिया है, तो ये एक बड़ा चेंज आया बच्चों। यानी यहां पहले क्या था, मार्च था, वे आपको 31 मार्च 2022 तक 2022 तक 2021 का जो भी आपका रिपोर्ट है वो फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, CSR 2 के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। तो ये अब मार्च की जगह चेंज करके मई कर दिया गया है, यानी कि अप्रैल में 2 महीना इसमें एक्सटेंड दिया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो ये हमारे, हालांकि ये सब नया प्रोविजन आ गया थोड़ा सा, ये सब डेट सब फिलहाल तो अपनी आ चुकी है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मेनली ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो यहाँ आकर के हमारे हो गए हैं सारे कंप्लीट। अब बच्चे लोगों नोट्स कहां से मिलेंगे आप लोगों को? ये 2 ऑप्शन आपके पास में है। एक तो ICAI ने बिल्कुल अपने अमेंडमेंट्स निकाल रखे हैं, तो ICAI का साइट से आप लोगों को ये सारे अमेंडमेंट प्रॉपर तरीके से विद नेम ऑफ नोटिफिकेशन एंड डेट एंड नोटिफिकेशन, जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, 2 डेट के साथ में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा कहां से मिलेंगे? तो बिल्कुल आप लोगों को जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर भी मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये अमेंडमेंट वाले जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो ये सारी बात हो गई। होप सो कि एकदम सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, और बढ़िया तरीके से आप अपनी बुक को लेकर के बैठेंगे और उसमें ये सारे चेंजेस कर देंगे और अपनी तैयारी को बना लेंगे एकदम से स्ट्रॉन्ग। ऑल दी बेस्ट बच्चे लोगों, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, बाय बाय।